नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक तो यूपीएस आ गई है। पहले ओपीएस होती थी, फिर अटल जी एक एनपीएस ले आए थे, अब यूपीएस आ गई है। अब यूपीएस आ गई है तो उसको लेकर बहस खड़ी हो गई है। पूरा रविवार जो है आज इसी सब पे गया। कोई कांग्रेसी बोल रहा है कुछ, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कुछ, अलग अलग विशेषज्ञ कुछ कुछ बोल रहे हैं। 10% ये हो जाएगा, 18% वो हो जाएगा, 14.5% वो हो जाएगा। इतना ज़्यादा खचड़ पचड़ हो गई है कि समझ नहीं आ रही। अब मेरे आपके बाकी ये सब डिटेल्स तो सरकार के डॉक्यूमेंट में हैं, कर्मचारी पढ़ भी लेंगे, कर्मचारी यूनियंस भी उस पर काम कर रही हैं, डिटेल्स निकाल रही हैं, वो अलग अलग जगह से आपको मिल रही हैं। लेकिन मेरे और आपके जैसे लोग या कुछ सरकारी कर्मचारी, ये हुआ क्या अचानक, इसको अगर समझना चाहें, इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है और इसके पीछे कड़वी हकीकत क्या है, उसको समझने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपके पास में डिटेल्स नहीं होंगी कि कर्मचारी को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, उसकी बात नहीं होगी। इसमें बात होगी कि ये जो कहानी क्या है, ये अचानक ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे की परिस्थिति क्या है। और मैं वो सब बात नहीं करूँगा, चुनाव आ गया तो ये हो गया। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूँगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं अभी आया। आपको मैंने जो वीडियो बनाया था ओपीएस बनाम एनपीएस वाला, उसमें बहुत सारी चीज़ें समझाई थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि पूरी तरह से जो कर्मचारियों की मेहनत की कमाई है, जो पूरी ज़िंदगी कर्मचारियों को पेंशन पहले सरकार दिया करती थी, उस कमाई को शेयर बाज़ार में लगवा दिया गया है। थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो ये होता था, सरकार आपको एक पेंशन देती थी और सरकार ने कहा पेंशन हो रही है बंद, तो क्या, तो बोले कुछ पैसे आपके वेतन में बढ़ा देने हैं, हमने आपको बढ़ा के पैसे दे दिए। अब क्या करना है, इस पैसे को आप पेंशन फंड में लगाओ। अलग अलग पेंशन फंड दुनिया भर के हैं और वहाँ से आपका पैसा बढ़ेगा और बढ़ेगा तो उससे आपको पेंशन मिलेगी, तो उससे आपको पेंशन मिलेगी तो आपका गुजारा चलेगा। उस वक़्त अटल जी प्रधानमंत्री थे। अटल जी के जीवन का ये सबसे गलत फैसला था। उन्होंने किए तो 10-15 बुरे फैसले थे, उसमें से सबसे बुरा फैसला ये था क्योंकि इसमें सीधे आम आदमी को चोट मारी गई थी। तो जो कर्मचारी है, मजदूर है, मेहनतकश है, गरीब है, इन सब लोगों को कोई भी दक्षिणपंथी राजनीति कभी भी कोई भला नहीं करती है इनका। ये यहाँ का नहीं, पूरी दुनिया का है। तो अटल जी का मकसद क्या था? अटल जी का मकसद ये था कि शेयर बाजार को ऊपर बढ़ाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राजीव गांधी की हत्या के बाद इस देश में कैपिटलिस्ट रिजीम आ गया। सरकारें, संविधान वही रहा, कानून वही रहा, लेकिन सरकारों ने इस देश की पूरी दिशा बदल दी और ये देश बन गया एक पूंजीवादी देश। इस पूंजीवादी देश में जो सरकारें करती हैं वही किया गया। वेलफेयर पे कम से कम पैसा खर्च करो, टैक्स कम से कम लगाओ, इंडस्ट्री को खुली छूट दो और जो भी पैसा जिसका भी हो सकता है उसको सब इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट कर दो, क्योंकि ये थ्योरी मानती है कि जो कुछ इंडस्ट्री को मिलेगा उस इंडस्ट्री को से वो इंडस्ट्री अपना कारोबार बढ़ाएगी। जब कारोबार बढ़ाएगी तो सबको नौकरी मिलेगी। अब उसको आप इंडस्ट्री कहते हो, मैं उसको कहता हूँ कि बड़े बड़े कैपिटलिस्ट। मोदी जी के आने के बाद वो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट बदल के गिनती के कुछ कैपिटलिस्ट रह गए जो उनके आसपास के माने जाते हैं। तो अटल जी ने क्या किया कि कर्मचारियों का जो पेंशन का पैसा होता है, वो सरकार जो कर्मचारी को पैसे देती थी रिटायरमेंट के पास, वो पैसा देने के बजाय कर्मचारियों को एक मुश्त पैसे दे दिए और उससे कहा कि तेरे को अपनी आमदनी बढ़ानी है तो बढ़ा ले। इसका एक ही तरीका है कि तू अपने पैसे दे लाला सेठ गिरधारी लालों को, कैपिटलिस्ट जो कम्युनिटी है या जो अमीर लोग हैं या कॉरपोरेट है, जो भी आपका पूंजीपति हैं, उनको दे और वो पैसा शेयर बाजार में लगेगा। शेयर बाजार में तुम्हारा पैसा ऊपर जाएगा, वहाँ से जितना बढ़ के पैसा मिलेगा उसके बेसिस पे तुमको पेंशन मिलेगी। जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, हमसे तेरा कोई मतलब नहीं। आज से तलाक तलाक तलाक। यानी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद जो लायबिलिटी होती थी, यानी आप किसी के जीवन का सबसे ज़्यादा उत्पादक समय आप उससे काम कराते हैं और जब वो काम का नहीं रहता तो पहले आप ये करते थे, भाई तूने पूरी ज़िंदगी में मेरे लिए काम किया है,
मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुझे और तेरे बच्चों को पालूं कम से कम जब तू जिंदा है, क्योंकि अब तेरे हाथ पाँव नहीं चल रहे, तो बुढ़ा हो गया है। तो इन्होंने कहा ना, दक्षिणपंथी है ना, हमारी कोई सामाजिक जिम्मेदारी है ही नहीं, मरते हो तो मरो, और हमने तुमको एक पैसा दे दिया, इससे पेंशन खरीदो और पेंशन से काम चलाओ। सरकार ने जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिए। पूरी दुनिया के जो पूंजीवाद को मानने वाले अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने तालियां बजाई और उनका कहना यह था कि इस स्कीम से सरकार का खर्चा कम हो जाएगा, सरकार पे लोड कम हो जाएगा, सरकार लोगों पे टैक्स कम लगाएगी, टैक्स कम लगाएगी तो इस देश में जो वातावरण है वो बिजनेस फ्रेंडली बनेगा। पूंजीपति जब कारोबार करेंगे तो उनके ऊपर कम टैक्स लगेगा, और जब कम टैक्स लगेगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, उससे इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये एक थॉट प्रोसेस है जो पूंजीवादी थॉट प्रोसेस है। इसलिए आज भी पेंशन स्कीम को लोग बुरा मानते हैं। कौन? जो वेस्टर्न तरीके से सोचने वाले अर्थशास्त्री हैं, जो पश्चिमी तरीके से सोचने वाले अर्थशास्त्री हैं। ये भारतीय दर्शन नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है, और जिसको हम लोग अक्सर भारतीयता कहते हैं वो नहीं है कि पूरी जिंदगी आदमी का इस्तेमाल कर दिया और दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। खैर, उस वक्त एक गुलाबी सपना दिखाया गया कर्मचारियों को कि ये जो पेंशन स्कीम है जिसमें तुम पैसे जमा करोगे, यहाँ तो सरकार आपको एक फिक्स पेंशन देगी, जब आप रिटायर हो गए तो आपकी तनख्वाह का आधा पैसा आपको हम पेंशन देते थे पहले ओल्ड पेंशन वालों को, और तुमको तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तुम तो शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर में पैसा बढ़ेगा। तो क्या हुआ कि अभी इस धीरे धीरे करके अटल जी के कर्मों का फल सामने आना शुरू हुआ। जो योजना वो लेकर आए थे उसमें बाद वाले भी शामिल हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल अटल जी हैं, बाद वाले उसको बंद कर देते, क्यों नहीं किया आपने? तो कर्मों का फल सामने आना शुरू हुआ, लेकिन उनकी बुद्धि जो थी, उन्होंने जो दिमाग लगाया था वो ये था। तो पता चला बंदा जो है रिटायरमेंट होके आया, उसको पेंशन में मिल रहे हैं 2,000 रुपये, किसी को मिल रहे हैं 1,500 रुपये, किसी को मिल रहे हैं 3,000 रुपये। इस तरह की तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई। और इसके साथ एक और चीज हुई, जब कर्मचारी को ये लगा कि मैं भर्ती हो रहा हूं और मैं एनपीएस वाला हूं, क्योंकि एनपीएस आपके पास विकल्प नहीं था। एक समय के बाद में जो एक बार पुराने वाले ओल्ड पेंशन में चल रहे थे, नए वालों को नई पेंशन में ही जाना था, अटल जी वाली में। तो इनको लगा कि भाई जीवन में तो कुछ भविष्य कुछ बनाना है, बच्चे पालने हैं, बुढ़ापा काटना है, तो एक काम करते हैं 4 पैसे ऊपर से कमा लेते हैं। तो ऊपरी कमाई का दौर बढ़ गया इस देश में। ये चीजें नीतियां बनाते समय सरकार को सोचनी चाहिए। जैसे गैस पे सब्सिडी खत्म की, उससे लकड़ियां जलने लग गई हैं गांव में, उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, आप देख रहे हो कितनी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन सरकारें उसको नहीं देखती हैं। इस देश में अधिकांश आबादी आज की तारीख में खरीदी हुई गैस को अफोर्ड नहीं कर सकती खाना बनाने के लिए। ये कड़वा सच है, ठंडे दिमाग से सोच लेना। तो इसी तरह से कर्मचारियों में भ्रष्टाचार भी बढ़ा। तो जब ये भ्रष्टाचार बढ़ा और दूसरी चीजें हुई, तो अब आ रहा है वो समय जब वो बच्चा डिलीवरी दे रहा है। जब अटल जी ने जो स्कीम चालू की थी वो डिलीवरी दे रही है। जब डिलीवरी देने का समय आ गया, कर्मचारियों के बीच में अफरा तफरी फैली, तो उन्होंने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, यार कि मुझे रिटायरमेंट के बाद कितना बनेगा, मेरा फंड कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। तो एक पूरा वातावरण अनिश्चितता और निराशा का हो गया, क्योंकि सरकार ने तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। तो अब क्या स्थिति हुई कि इस चुनाव में भी जनता ने कहा, कर्मचारियों ने कहा कि भैया हमको तो पुरानी स्कीम ही दे दो। कांग्रेस पार्टी ने धड़ाधड़ अपने राज्यों में पुरानी स्कीम लागू कर दी, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में सीधा सा मामला था, आपने भैया नौकरी की, आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको कुछ पैसा देना भी नहीं है। आपका पैसा जो है वो सीधा का सीधा हम आपको जितनी आपकी सैलरी होगी रिटायरमेंट के टाइम पे, उसका 50% आपको दे देंगे। तो लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम याद आने लग गई, और बीजेपी की ये खराब जो कदम था अटल जी का, वो नजर आने लग गया कि हमको जो रोजी पिक्चर दिखाई गई थी, महान देशभक्ति बताई गई थी, हमको ये कहा गया था कि अब तो हम ऊपर ऊपर जाएंगे, बदोबदी वाला गाना था, उसी में मौज हो जाएगी हमारी, लेकिन हो गया उल्टा। अब दिक्कत ये हो रही है कि बीजेपी जो है, मोदी जी जो हैं, इनके सामने समस्या ये है कि हम उस पेंशन स्कीम को बंद करके अगर ओल्ड पेंशन स्कीम पे जाएं, जो कांग्रेस वगैरह मांग कर रहे हैं, तो फिर से दुनिया भर की जो कैपिटलिस्ट कम्युनिटी है, पूंजीपति लोग हैं भारत में, अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, जो भी आप मान लो, ये लोग बुरा मानेंगे।
क्योंकि इनके ऊपर लोड बढ़ जाएगा और टैक्स भी सरकार को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि खर्चा बहुत आएगा। उदाहरण दिए जाने लग गए कि पूरी दुनिया में जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन देने के कारण सरकारें बोझ से दबी जा रही हैं। कुछ लोग जर्मनी का उदाहरण देने लगे, कुछ लोग फ्रांस का उदाहरण देने लग गए और इस तरह की बातें होती चली गई। एक बहाना और बनाया गया कि ये आदमी जीने बहुत लगा है, अब भारत का आदमी अब जीने बहुत लगा है, इससे भी हमारा खर्चा बढ़ गया है, ये मर क्यों नहीं गया समय पे, ये पहले जितनी जल्दी मरता था उतनी जल्दी नहीं मर रहा है। यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई भारत में। अब क्या हो रहा है कि रिटायर कर्मचारी ज्यादा साल तक जी रहा है, उसको ज्यादा साल तक पेंशन देनी पड़ती है। तो अब ये जो एनपीएस है, अगर इसको लगे हम ओपीएस लेके आएंगे तो ये तो मरेगा नहीं, ये 80 साल तक नहीं मरेगा, 85 साल तक नहीं मरेगा, 100 साल तक नहीं मरेगा, इतने साल तक हमको पेंशन देनी पड़ेगी। और नए नए कर्मचारी रिटायर होते चले जा रहे हैं, उनको हमको पेंशन देनी पड़ेगी। ये कहानी इन लोगों ने गानी शुरू कर दी। लेकिन एक बात बताओ भैया, आपने ये नहीं गाया कि अब सरकार ने कर्मचारियों को भर्ती करना बंद कर दिया है, चुनाव से पहले वैकेंसी निकालते हैं, पर्चा लीक होता है, उसको डंप कर देते हैं, फिर दोबारा भर्ती नहीं है। अगर आपका पेपर लीक हुआ तो भैया दोबारा भर्ती करो ना, दोबारा वो आदमी रखो, तो वो कहां गायब हो जाती है पोस्ट। उसके कुछ समय बाद सरकार कहती है कि ये पोस्ट ही खत्म कर दो, क्योंकि अब ये काम इन आदमियों, इतने लोगों के बगैर ही चल जा रहा है, धीरे धीरे खत्म कर दो। उसके बाद क्या करो, आदमी कम पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है, ठेके पे आदमी रख लो, कंप्यूटर ऑपरेटर ठेके पे रख लो, 8,000 10,000 में काम कराओ, शोषण करो उसका। ये काम जो सरकार को रोकना चाहिए वो सरकार खुद करती है। तो क्या हुआ कि इन्होंने वो पैसा लोगों का देना ना पड़े, ये एक आइडिया निकाला कि भैया अब लोगों को पैसा भी नहीं देना पड़े, और ये जो जनता अब डंडा मारने वाली है हमको, भाई हिंदुस्तान में बड़ी संख्या है सरकारी कर्मचारियों को, अब ये हमको डंडे मारेंगे क्योंकि हमने तो इनका पूरी जिंदगी की कमाई ले ली और पेंशन के नाम पे 2,000 मिल रहा है, इनको 1,500 मिल रहा है, 1,500 मिल रहा है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण देश में भरे पड़े हुए हैं। और जो पहले 50% सैलरी का मिलता था, एक भी उदाहरण नहीं सामने आ रहा है जिसको पहले वाली ओल्ड पेंशन जितनी पेंशन इस शेयर बाजार में पैसा लगाने से मिली हो। अब तो पीएफ का पैसा भी शेयर बाजार में लगने लग गया है, अब तो बहुत सारा पैसा उधर डाइवर्ट कर दिया गया है। और बैंक, मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय में बैंक सबसे बड़े डिपॉजिट के संकट में जाने वाले हैं। मैंने अभी वीडियो बना के इशारा भी किया था, बैंकों के पास पैसे कम होते चले जा रहे हैं, बैंक खाली होते चले जा रहे हैं। सारा पैसा सरकार की पॉलिसी से एसआईपी और म्यूचुअल फंड और दूसरी चीज़ों के ज़रिए पूंजीपतियों की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, शेयर बाजार में लगाया जा रहा है। अगर आप ईमानदारी से पूरा असेसमेंट करें और शेयर बाजार की ओवरऑल ग्रोथ देखें, ये सेंसेक्स ना देखें, ये उल्लू बनाने का तरीका है। 30 कंपनियां जिनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होती है, उन 30 कंपनियों की, या 30 ही होती है मेरे ख्याल से, बढ़ा घटा देते हैं कई बार, उन 30 कंपनियों की परफॉर्मेंस को सेंसेक्स कहा जाता है, सेंसिटिव इंडेक्स। वो ऊपर चली गई, अब रिलायंस ऊपर चली गई, ये तो जाएंगे ऊपर, तो दिखाते शेयर बाजार ऊपर जा रहा है। लेकिन ओवरऑल शेयर बाजार से लोगों ने जो आउटपुट लिया है उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वो एफडी से बहुत ज़्यादा नहीं बैठता है। आप कोई भी अर्थशास्त्री उसे निकाल लीजिएगा, ऐसी कोई महान ग्रोथ वहाँ नहीं हो रही है। और उसके नाम पे फिर इकोनॉमी, ये वो तमाम सारी बातें। बहरहाल लोगों का पैसा उधर डाइवर्ट करते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में जब पैसा कर्मचारी को उसका रिटर्न नहीं मिला, क्योंकि शेयर बाजार मैंने बताया कैसा रिटर्न देता है, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं शेयर बाजार में जो फंड मैनेजर हैं, वो मैनेज करने वाले होते हैं। अभी अडानी जी जब डूबने से बचे पिछले दिनों, हिंडनबर्ग का जो नया हमला आया था, लेटेस्ट वाला हिंडनबर्ग 2, जिसमें सेबी की प्रेसिडेंट के ऊपर आरोप लगे थे बहुत सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस के, उसके बाद ये खबर आई, सबने एनालिसिस दिया कि अडानी का शेयर इसलिए नहीं गिरा क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अडानी का शेयर खरीद रहे थे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है? वो लोग हैं जिनके पास जनता के पैसे हैं, जिन्होंने पेंशन फंड खरीदा हुआ है उनका पैसा, जिन्होंने
अपना म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ उनका पैसा, एसआईपी वालों का पैसा, या एलआईसी या बैंक वगैरह, इन लोगों ने अडानी में पैसा लगा के बचा लिया। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पैसा जो पेंशन में मैं लगा रहा हूं या दूसरी जगहों पे लगा रहा हूं, आज चूंकि पेंशन की बात हो रही है, पेंशन ही मान के चलिए, उस पैसे को इस बात को दिमाग में रख के नहीं लगाया जा रहा है कि मेरा पैसा कैसे बढ़ेगा, ये दिमाग में रखकर चलाया जा रहा है कि सरकार किसको चाहती है कि बचाया जाए या किसकी मदद करने की जरूरत है। ये कड़वा सच इस एपिसोड के बाद सामने आया। ये मेरा असेसमेंट है जो मैं समझता हूं। बहरहाल इन सारी बातों के कारण जब डूबने लग गया मामला तो मोदी सरकार को लगा अब तो अटल जी का पाप, हमको उसका पाप का जो फल होता है वो भुगतना पड़ेगा, और पैसा ओपीएस बात में वापस जाने के बाद खर्च करना पड़ेगा, और उसको खर्चा करेंगे तो पूंजीपति लोग और पूंजीवादी शक्तियां, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी हो, इस बात से नाराज होंगे कि आप वेलफेयर कर रहे हो, जनता पे पैसा खर्च कर रहे हो। तो इन्होंने एक जुगाड़ निकाला। जुगाड़ ये निकाला कि रहेगा तो मामला वैसा ही वाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम आपको एक सेफगार्ड दे देते हैं कि भैया आपको वो नौबत ना आए कि आपको 2,000 रुपये मिलते हैं। तो उन्होंने ये कर दिया कि जो 50% पहले लास्ट सैलरी का मिलता था, अब नए सिस्टम में इनका कहना यह है कि हम आपको जो लास्ट बेसिक सैलरी होगी उसका 50% देंगे, यानी जो लास्ट सैलरी है उसका 25% से कम। यानी आज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहे हैं, आप रिटायर हो गए, अगले महीने से 25,000 से कम ही आएगा, ऊपर नहीं आएगा। ये पेंशन का इन्होंने फॉर्मेट बनाया। पुरानी वाली जो पेंशन स्कीम होती थी उसमें एक और खासियत थी कि आपकी पेंशन बढ़ गई और साथ में महंगाई भी बढ़ गई, तो सरकार उसका जो महंगाई भत्ता वगैरह जोड़ के आपको पेंशन देती थी ओल्ड पेंशन स्कीम में। अटल जी के टाइम पे तो ये सब खत्म ही कर दिया इन्होंने, कहा कि महंगाई हमने आपको पैसे दे दिए, जहां लगाना लगाओ। अब क्या हुआ कि ये जो स्कीम लेके आए हैं, अब इसमें भी इन्होंने ये कर दिया कि हम आपको 50% बेसिक सैलरी का देंगे, एक चीज। इसके अलावा जो आपकी जो पेंशन मिलेगी उसमें आपको हम महंगाई का भी फायदा देंगे, लेकिन एक शर्त लगा दी। शर्त ये लगा दी कि 25 साल से ज्यादा जिसकी सर्विस होगी उसी को ये फायदा मिलेगा। अब 25 साल से ज्यादा सर्विस जिसकी होगी उसको फायदा मिलेगा, तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, टेक्नोक्रेट्स, इसके अलावा जो लोग रिजर्वेशन के जरिए आते हैं, जो लोग रिजर्वेशन के जरिए जिनको आयु में छूट मिलती है रिजर्वेशन के कारण, वो लोग आते हैं, वो लोग 25 साल की सर्विस करने से पहले ही हो सकता है कि रिटायर हो जाएं। मान लीजिए एक प्रोफेसर साहब हैं, किसी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी में जाते हैं, उनका देश के लिए बड़ा योगदान है, अब 25 साल की सर्विस हुई नहीं और रिटायर हो गए, तो उनको ये जो बेनिफिट है, जिसको बेनिफिट ये कह रहे हैं, उनका जो ये अधिकार है ये उनको नहीं मिलेगा। कौन सा वाला? कि आपको बेसिक सैलरी का 50% मिलेगा, यानी उनको जो बेसिक सैलरी हमेशा आधी से कम होती है और उसका 50% दोगे तो अधिकतम 25% मान लो आप। तो भैया ये भी आप किसको दे रहे हो? जिसकी सैलरी जिसकी सर्विस 25 साल से ऊपर हो गई है। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा मिलेगा उसको, और जो 10 साल से नीचे वाला है उसके लिए भी उन्होंने कुछ फिक्स कर दिया है। अब हुआ ये कि एक चीज और हुई, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें कर्मचारी को अपनी तरफ से कुछ नहीं देना पड़ता था, लेकिन ये जो अटल जी पेंशन स्कीम लेके आए, इसमें कहा कि भाई ऐसा 10 रुपए तुम दोगे 100 रुपए में, 14 रुपए सरकार मिलाएगी। यानी शेयर बाजार को, पूंजीपति को पैसे भी सरकार भी दे रही थी और कर्मचारी से भी 10 रुपए ले रही थी। तो उसके कारण कर्मचारी का क्राइसिस और बढ़ गया था। तो सरकार ने कहा कि भाई चलो कुछ नया ला रहे हैं, इसको इन्होंने कर दिया अब 18.5%। बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का मिला के जो पैसा होता था उसका पहले 14% सरकार देती थी, अब 18.5%, यानी सरकार ने 4.5% बढ़ा दिया। पहले आपको जीवन भर पेंशन मिलेगी, इसकी गारंटी थी। अटल जी वाली स्कीम में कोई गारंटी नहीं थी। अब इन्होंने कर दिया भाई न्यूनतम आपको 10,000 रुपये पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। अब एक बड़ा सवाल यह है कि जो 18.5% पैसा आप मिलाने की बात कर रहे हो, देने की बात कर रहे हो, अंशदान,
वो 18.5% पैसा आपको दे नहीं रही है सरकार। उस पैसे का सरकार क्या करेगी, उसको कायदे से तो आरबीआई की सिक्योरिटीज में लगाना चाहिए ताकि कर्मचारी का पैसा सुरक्षित रहे। उसको फिर जाके सट्टा जुआ टाइप की जगह पे लगाएगी क्या, शेयर बाजार में। और उसके साथ में फिर कर्मचारी के लिए तो समस्या रहेगी, क्योंकि ये जो गारंटी दी गई है मिनिमम पेंशन की दी गई है ना, तो इसके बाद बहरहाल मैं इसकी बहुत निटिग्रिटी और डिटेल्स में जाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन कुल मिला के सरकार ने कर्मचारियों को थोड़ा मस्का मारने की कोशिश की है ताकि जो अटल जी कर गए उसके कारण आप हमको 4 बातें हमारे बारे में बुरी ना सोचें। अब आने वाला है मोदी जी के जीवन का सबसे अहम चुनाव। इस चुनाव के बाद यह तय हो जाएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। इसलिए तय हो जाएगा चाहे वो जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का हो, और इसलिए तय हो जाएगा क्योंकि उसके बाद महाराष्ट्र का भी लाइन में लगा हुआ, भले ही इन्होंने फिलहाल टाल दिया है, क्योंकि अभी चुनाव में हार के आ रहे हैं। और एक आरोप यह भी लग रहा है कि जो ये जीते हैं सीटें, उसमें से 79 सीटें गड़बड़ी से जीती गई हैं, क्योंकि उन सीटों पे जितने वोट पड़े थे उससे ज़्यादा गिनती में निकले हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल बातें हैं। पर इन राज्यों में भी अगर हार जाते हैं आप, तो मोदी जी की छवि क्या रह जाएगी, मोदी जी की इज्जत क्या रह जाएगी। तो इसके लिए मोदी जी ने कहा कि भैया इस स्कीम को करते हो कुछ चेंज करके लागू, कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई ऐसा उनको दिखाई दे। लेकिन जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, देखिए अटल जी की जो गलतियां थी, यानी अटल जी अपने घर से किसी आदमी के हक के सारे पैसे मार ले रहे थे, मोटा मोटी ऐसे समझें। तो मोदी जी कह रहे नहीं यार, गरीब आदमी, चल इसकी जेब में 2 रुपये डाल दे, 10 रुपये डाल दो इसकी जेब में, भूखा नहीं मरना चाहिए, सिर्फ ये है। लेकिन वो जो पहले वाली स्कीम थी उसमें वो आदमी कहता था भूखा कैसे मारोगे, साडा हक इत्थे रख, खाना तेरे को देना पड़ेगा। ये हक मिला हुआ था 1947 से भारत के मजदूर को। पूंजीवाद आया, छीन लिया गया। अब अटल जी ने पूरा छीन लिया और ये उस हक में थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इसके लिए भी मोदी जी ने पूरा का पूरा एक बढ़िया सा सीन एकदम कंपोज किया। भाई तुमने कमीशन बनाया हुआ था 1.5-2 साल से, तुम्हारे अपनी सरकार का सेक्रेटरी उस कमीशन का चीफ था। अब आप बताइए, जिस कमीशन का चीफ सरकार का सेक्रेटरी हो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी। अब उसमें ये आरोप लग रहा है कि स्टेक होल्डर से पूछताछ नहीं की गई, कर्मचारियों से पूछा नहीं गया वगैरह वगैरह। लेकिन वो कह रहे हैं कि पूछा गया। उसमें बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी यूनियन होती हैं, कुछ यूनियन ऐसी होती हैं सरकार समर्थक होती हैं, कुछ विरोधी होते हैं। एक आरोप ये भी लग रहा है कि जो लोग वहाँ डिस्कशन करने गए थे वो सारे के सारे कर्मचारी नेता ओल्ड पेंशन स्कीम वाले हैं, मतलब अटल जी की ये स्कीम लागू करने से पहले भर्ती हुए थे। तो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले हैं तो उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो मलाई खा रहे हैं पुरानी स्कीम की। लेकिन जनता को स्कीम देने की बात आ रही है तो उन्होंने वहां सहमति जता दी, आरोप लग रहा है। तो सरकार ने इसको तैयारी कर ली। इसका मतलब ये 1-1.5 साल से इसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन मोदी जी ने एक नया सीन बनाया। पहले मोदी जी ने कहा, इतने साल 10 साल में नहीं मिले, कर्मचारी नेताओं से मोदी जी मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात में कर्मचारी नेता मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। मोदी जी उनको आश्वासन देते हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, हम कर्मचारी के लिए मरते हैं। और वो ट्वीट किया उन्होंने, वो तमाम लमतरानी वाला। और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है और रातों रात फैसला होता है कि हम एक यूपीएस करके नई पेंशन स्कीम ला रहे हैं। ऐसा लगा कि मोदी जी ने क्या जबरदस्त तरीका अपनाया और क्या किया। कर्मचारियों ने मांग की, 2 घंटे में पूरी कर दी। भाई साहब, रात बाद में हुई, मोदी जी ने मांग पूरी कर दी, बना लिया परसेप्शन। अब मसला यह है कि ये पूरी की पूरी आपने अटल जी के पाप ढकने की कोशिश तो की है, लेकिन इससे क्या कर्मचारी का भला होगा। अब आपको मैं अर्थव्यवस्था के जो वेस्टर्न अर्थव्यवस्था वाले लोग बार बार जो गा रहे हैं उससे अलग बता रहा हूं। भाई, बैंकों में पैसा नहीं है, कम हो रहा है, लोग लोन ज़्यादा ले रहे हैं, इसकी कोई वजह तो होगी। आपके उद्योग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक के बाद एक कंपनियां दिक्कत में है। मैंने कल ही वीडियो बनाया कि किस तरह से कंपनियों को लाख 1.5 लाख रुपया डिस्काउंट देना पड़ रहा है, गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है। और जिनके पास पैसे उनको लग रहा है कल क्या होगा पता नहीं।
अनिश्चितता है, तो कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों के पास, तो उद्योग चल नहीं रहे हैं। एफएमसीजी इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसकी ग्रोथ रुक गई है। एफएमसीजी इंडस्ट्री, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट वगैरह, जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये जल्दी जल्दी रोज़ चलती रहती, ख़त्म होती रहती हैं। टीवी तो एफएमसीजी होगा नहीं, एक बार खरीद लिया आपने 10 साल में चल रहा है आपका। लेकिन टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, इस तरह की चीज़ें, खाने पीने से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें, बिस्किट वगैरह, ये सब एफएमसीजी में आते हैं। तो इनकी ग्रोथ रुक गई है, मतलब इन पे खर्चा करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं। बार बार छोटे छोटे पैकेट कंपनियों को निकालने पड़ रहे हैं ताकि आम आदमी उसको अफोर्ड कर सके। हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी भी इस क्राइसिस से गुजर रही है। क्यों? जनता के पास पैसे नहीं है। अब सरकार के पास एक मौका है कि कम से कम पेंशनर के पास पैसे रहें, जनता के पास पैसे रहें, उस पैसे से वो खरीदारी करेंगे। खरीदारी करने से जो उद्योगपति है उसका माल बिकेगा। तो जीडीपी अगर बढ़ेगी, आप कह रहे हो कि हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन से बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो तब बढ़ेगा जब लोगों की जेब में पैसा होगा। तो आप लोगों की जेब में पैसा डालना नहीं चाह रहे हो, उसकी जगह आप क्या करते हो, अब आपको पूरी व्यवस्था पता है, कैसे पैसा राइट ऑफ हो रहा है, कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालियां हो जा रही हैं, कैसे हेयर कट ले रही हैं कंपनियां, और नाम हेयर कट रखा हुआ है, वो हाथ पांव टांग सब कट है, हेयर ही बच रहा है। किसी केस में 4% मिल रहा है, किसी केस में 6% मिल रहा है। डिटेल्ड मैंने वीडियो आपको दिया था। तो आप बताओ कि इस तरह, एक तरह से तो वहां पैसा डूब रहा है। अरे भाई, वो पैसा जो कंपनी नहीं चल पा रही है, डूब रही है, उसको कौड़ियों के दाम में बिक रही है, पैसा वसूल नहीं हो पा रहा है उसका। 100 रुपए की कंपनी है, 4 रुपए वसूल हो पा रहे हैं, वहां से बाकी पैसे डूब जा रहे हैं। उस वसूली में डूबने की प्रक्रिया में बैंकों को बचाने के लिए जो प्रक्रिया आपने बनाई, कंपनी बनाई आरपीआई से, उसको भी जनता ही ढो रही है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इससे अच्छा भैया जनता को पैसे दे दो ना। जनता सामान वामान खरीदती रहेगी तो ये कंपनियां बंद नहीं होंगी, तो आपको ये जो हेयर कट के नाम पे लूट हो रही है जनता की, वो रुक जाएगी। तो वहां लूट करवा के पैसा देने से अच्छा यहां दे दो। जिसको व्यवस्था नहीं पता है, व्यवस्था यह है कि अब जो नया कानून मोदी जी लाए, दिवालिया कानून, उसमें आदमी दिवालिया नहीं होता, कंपनी दिवालिया होती है। अनिल अंबानी की 10 कंपनियां दिवालिया हो जाए तब भी अनिल अंबानी दिवालिया नहीं रहेगा, उसको इस देश में व्यापार करने का अधिकार बना रहेगा। इसके अलावा अनिल अंबानी की कंपनी से दिवालिया होने का मतलब यह है कि 10 लोगों को अगर अनिल अंबानी को पैसे देने हैं, उनको समय पे पैसे नहीं दिए, वो एक खास ट्रिब्यूनल में चला जाएगा, बोलेगा अंबानी जी पैसे नहीं दे रहे हैं, ट्रिब्यूनल आदेश कर देगी, इसके कंपनियों को लेके सारा ऑक्शन करके, नीलाम विलाम करके इसकी कंपनी की संपत्ति से इनका कर्जा चुकाया जाए। पता चला कि उस कंपनी में तो कुछ बचा ही नहीं है, उस कंपनी को बेच बाच के, ऑक्शन करके, नीलामी करके 100 रुपये में से 4 रुपये वसूल हो पा रहे हैं। और जब किसी आदमी को जानबूझकर अगर दिवालिया होना है, उस कंपनी को ख़त्म करना है, मुनाफा नहीं हो रहा है, वो पैसे को पहले ही साइफन ऑफ कर देता है, विदेश भेज देता है। बाकी कहानी लंबी हो जाएगी, फिर विदेशों से वो पैसा किस तरह से शेल कंपनियों में जाके उस तरह से करके भारत में ही आता है, भारत के बाज़ारों में लगता है, बहुत सारी चीज़ें, उस पर जाएंगे नहीं। बहरहाल हमको रहना है पेंशन पे, और पेंशन का निचोड़ ये है कि मोदी जी ने अटल जी के पाप ढकने की कोशिश की है, कर्मचारियों को संतुष्ट करने की कोशिश की है, चुनाव में जनता पिटाई ना करे इसके लिए जनता को बहलाने की कोशिश की है। लेकिन इस स्कीम के आने के बाद कर्मचारियों की ज़िंदगी में कुछ बदलेगा इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, इस स्कीम के जो नतीजे हैं, जैसे अटल जी के नतीजे 2004 के आते आते आज सामने आ रहे हैं, अभी आने शुरू हुए हैं साल 1.5 साल से। इस स्कीम के नतीजों के लिए लंबा इंतज़ार इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये जो स्कीम है यूपीएस, इसमें एनपीएस वाले लोग ऑप्ट कर सकते हैं। अगर कोई एनपीएस में आना चाहे तो एनपीएस से यूपीएस में आ सकता है, और अगर आएगा तो कुछ सरकार को एरियर उन पर खर्च करना है, उस पर भी उन्होंने हिसाब किताब लगाया है। तो जो इस स्कीम में आ जाएगा उसको क्या पेंशन मिलने वाली है ये भी कुछ समय में ही पता लग जाएगा। लेकिन अब मोदी जी की तो रिटायरमेंट की एज हो गई है, बल्कि इस उम्र में तो वो मार्गदर्शक मंडल में लोगों को भेज देते थे। तो
जो भी है आप समझ गए होंगे पूरी कहानी, पूरा इसका सरल तरीके से आप ये पेंशन स्कीम का गेम समझ गए हैं और इससे किसका क्या भला होना है इसका भी आपको आइडिया लग गया होगा। मेरा काम अच्छा लगा हो, पहले मैं कहता था वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ये बुरी बातें कैसे अच्छी हो सकती हैं, इसलिए मेरा काम अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को पहुंचाएं, नए लोगों को चैनल से जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक या कमेंट वैसे भी कुछ साथ में कर दें, और दान दक्षिणा देनी है तो वो भी दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।